नमस्कार। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। किसान नेताओं और सरकार के बीच फिर हुई बातचीत, लेकिन ये किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। किसानों ने आज फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से फॉर्म में आ गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। किसानों को राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए मल्टी लेयर बैरिकेडिंग, कटीले तार लगाए गए हैं। इसके अलावा आरएएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वज्र वाहन, एंटी राइड व्हीकल को भी सीमाओं पर तैनात किया गया है। पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही है। लोगों को जाम से बचाने के लिए पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। तो आप देख सकते हैं कि किसानों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। लगातार किसान सरकार से बातचीत के लिए किसी नतीजे पर पहुंचने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन नतीजा एक बार फिर से सिफर ही नजर आ रहा है। देखिए, परसों बातचीत हुई थी और उसके बाद बीती देर रात भी बातचीत हुई किसान की सरकारों से, लेकिन यहां पर भी किसानों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और उसके बाद आज एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और जिसके बाद आज असर देखा जा सकता है कि एक बार फिर से दिल्ली से सटे बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अजय द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अजय द्विवेदी, एक बार फिर से किसानों की मांग को लेकर किसान जो हैं वो दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। सरकार से बातचीत दोबारा हुई है, लेकिन इस बार भी बेनतीजा रही। क्या अपडेट है? जी राम, आपको बता दें, इस समय दिल्ली का माहौल पूरा एक तरह से टेंशन भरा हुआ है या तनावपूर्ण है। इस समय जो दिल्ली बॉर्डर है, एक तरह से दसों दिशाओं से, एक तरह से ये कहा जाए कि ऊपर से लेके नीचे सभी तरह से सील कर दिया गया और दिल्ली में घुसना एक तरह से परिंदे के पर मारने वाली बात होगी। इस समय जो खबर निकल के आ रही कि जो दिल्ली में आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और किसानों को खदेड़ने के लिए जो पुलिया बम तक का इस्तेमाल किया गया था, उसमें बहुत सारे किसान घायल है और उनका उपचार चल रहा है। लेकिन जो बड़ी खबर निकल के आ रही कि दिल्ली में घुसने के लिए किसान अभी भी तत्पर है, लेकिन उनका सीधा से कहना है वो विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। अभी सरकार की तरफ से एक मैसेज गया है कि अनुराग ठाकुर और बाकी कुछ केंद्रीय मंत्री उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो कुछ जगहों पे किसान रुके हैं। लेकिन ये बड़ी बात निकल के आ रही, किसानों का कहना है या तो जो पंजाब के खास करके किसान है, किसान यूनियन उग्रह का जो मामला है, उनका सीधा सा ये ऐलान है कि हम अभी शांत हैं, लेकिन अगर वो हमारी बातों की बात नहीं मानी जाती, हम ये मौका उन्हें नहीं देना चाहते इसकी बीजेपी को कि वो ये कहे कि हमने बातचीत नहीं की। लेकिन अगर रोड रास्ते उनको नहीं जाने को मिला तो उन्होंने कल 12 बजे से 4 बजे तक का रेल रोको अभियान की बात कही है। उनका सीधा सा कहना है कि हम आने जाने के लिए अभी हमें दिल्ली नहीं भेजा जा रहा, तो हम रेल रोको अभियान करेंगे जिससे खासा असर पड़ेगा। जी अजय, ये आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर इतने दौर की वार्ता सरकार से किसानों की हो चुकी है, कल भी वार्ता हुई है, लेकिन आखिर अभी जब सरकार कह रही है कि हम अनुराग ठाकुर को भेज रहे हैं, दूसरे लोग भी आ रहे हैं सरकार के, ऐसे में क्या बात ही हो रही है या फिर कहीं समाधान निकालने की भी कोशिश सरकारी स्तर पर हो रही है? अजय जी राम, आपको बता दें, थोड़ा सा सिनेरियो समझने की बात है कि जो 2020 और 21 की बात है, उसके बाद लगभग 2-2.5 साल बाद ये नौबत आई है। लेकिन किसानों ने भी वो समय चुना जो 2024 का लोकसभा का चुनाव सामने है, तो कहीं न कहीं वो सरकार पे दबाव बनाने की भी बात करेंगे। वहीं सरकार ने क्या वजह थी कि 2.5 साल बीत जाने के बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, जैसे कि आपको बताया कि एमएसपी और इनकी मांगे एमएसपी और कृषि कानूनों को लागू करने की बात खास करके है, लेकिन शासन ने इनको अभी एमएसपी पे कोई बात नहीं बन पा रही। लेकिन ये जरूर है कि शासन ने उन्हें एक आश्वासन दिया है कि जो उस समय किसानों ने आंदोलन किया था, जो भी उसमें दोषी पाए गए थे, उनका केस वापस लेंगे, बाकी जो सहूलतें वो देंगे। लेकिन इसका तरीका ये गलत है कि हम प्रदर्शन करें, सरकार बातचीत करने के एक रास्ते की बात कर रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री भी बदले गए, चाहे जो भी रीजन रहा हो। अभी अर्जुन मुंडा को जिम्मेदारी दी गई। अर्जुन मुंडा लगातार संपर्क करने की कोशिश में कर रहे हैं, लेकिन अभी बात का कोई नतीजा निकल के नहीं आया। ये जरूर है कि अभी किसान थोड़ा सा इस समय कुछ की समय के लिए चुप हो गए। जैसा कि पहले 3:30 बजे का टाइम दिया गया था, अब वो टाइम शाम तक का दे दिया गया, एक बार और किसान बात करने के। लेकिन आपको एक बड़ी बात निकल के बताएं, जो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में
जाने के लिए दिल्ली से बाहर जाने के लिए सरकार ने तो एडवाइजरी जारी कर दी है। वो उन्होंने जिनको बाहर जाना है, सुफियाना मार्ग या फिर लोनी बॉर्डर, इस तरह के बहुत सारे बॉर्डर बताया कि उस रास्ते आप दिल्ली से बाहर जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली से अंदर जो रोजमर्रा के काम वाले लोग हैं या जो जरूरत की चीजें, उनको जाने के लिए कोई अभी वो नहीं, इसीलिए कोर्ट ने भी संज्ञान में बात ठीक है की अजय, थी। आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर किसानों को रोका जा रहा है, रोका गया है। किसान अब क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, कि वार्ता जो है बेनतीजा लगातार निकलती जा रही है, तो किसान क्या आप दिल्ली कूच के लिए क्या कुछ धमकी दे रहे हैं? जी बताएं, किसानों को तो धमकी अपने आप में, लेकिन आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूँ कि जो अभी प्राइम टीवी के सूत्रों के अनुसार जो निकल के आ रही कि हरियाणा और पंजाब में ठंड चुकी है। एक जहाँ हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ड्रोन के तहत जो पंजाब की सीमा में जब ड्रोन गया था, तो वहां से एक लेटर लिखित आया है प्रशासन का कि वो ड्रोन पंजाब में ना भेजे। यानी कि एक तरह से ये पंजाब को भी दूसरा देश मानने तक की बात हरियाणा सरकार लगा रही। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि पंजाब या फिर बॉर्डर पे ऐसी जगहों पे जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं, किसानों ने भी उसका उपाय खोज लिया और वो पतंगबाजी कर रहे हैं। ये हैरानी वाली बात है, वो चाहते हैं कि जो ड्रोन उड़ रहा है उससे किसान उस ड्रोन को पतंगबाजी से वो गिरा देंगे, तो जिससे वो आंसू गैस के गोले जो छोड़ने की बात हो नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात तो डाल डाल में बात की बात होके रही है, जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे, जो वहाँ पे धुआं हो रहा है, किसानों ने बड़े बड़े पंखे लगा रखे हैं जिससे वो धुआं को दूर कर सकें। जी अजय, ये भी कहा जा रहा है कि किसान जो है अपने साथ करीब करीब 6 महीने का राशन समेत तमाम खाद्य सामग्री लेकर आए, यानी कि योजना जो है लंबे वक्त तक चलने वाली है इस धरने को लेकर। तो सबसे बड़ी बात बता दें कि जब जो प्राइम टीवी की एक बात हुई संगरूर के लोगों से, तो जो संगरूर के लोग लगभग 1 साल का, आप तो 6 महीने की बात करें, बहुत सारे लोग 6 महीने के रसद के साथ तो पहुंचे, लेकिन जो संगरूर से कुछ महिलाएं आई, उनके गाड़ियों में जो यहाँ तक कि फ्रिज तक देखे गए हैं। और उनका ये सीधा कहना कि अगर हमारी लड़ाई लंबी चलेगी, सरकार अगर बदल भी जाएगी, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो भी हम अपनी लंबी लड़ाई रखेंगे। यानी कि उसके मद्देनजर वो पूरी तैयारी के साथ आए, यहाँ तक कि घर बनाने के सामान भी लेके आए, जो टेंट के रूप में होगा, फ्रिज की सहूलतें हैं और खाने पीने के जो सामान है जो लॉन्ग टाइम तक रखे जा सके, ऐसे खाने पीने की सामग्री भी लेके साथ। ठीक है, आप फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। उधर पश्चिम बंगाल के संदेश खली में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग को अब तक स्थानीय महिलाओं से जमीन हड़पने, शारीरिक हमले, उत्पीड़न, बकाया भुगतान न करने, छेड़छाड़ और धमकाने जैसे अलग अलग मुद्दों को लेकर कई शिकायतें मिली। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों की ओर से किए गए कथित अत्याचारों को लेकर ये महिलाएं बीते दिन से प्रदर्शन को मजबूर हुई हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शेख और उनके गिरोह ने इलाके में महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया है, जमीन के बड़े हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी शाहजहां शेख फरार है। पिछले महीने राशन घोटाले की जांच के मामले में ईडी की टीम संदेश खली में शेख के घर पर छापा मारने पहुंची थी। आरोप है कि उस वक्त भीड़ की ओर से ये जांच टीम के अफसरों पर हमला किया गया था। इसी के बाद से शेख फरार बताया जा रहा है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ये पूरा मामला जो है पश्चिम बंगाल का है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से अजय द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजय, संदेश खली में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, महिलाओं का इल्जाम शेख पर है। अजय जी राम, आपको बता दें कि जो अभी इस मामला संदेश खली का आ रहा है, पश्चिम बंगाल की ये संदेश खली में जो पिछले काफी दिनों से ये सुर्खियों में था, लेकिन अभी टीएमसी के ऊपर आरोप लग रहा है कि जो टीएमसी के नेता रहे शेख शाहजहां, जिनका नाम राशन घोटाले में आया था और ईडी ने उन पे कार्रवाई करने की भी बात की, वो पिछले काफी दिनों से फरार है। सीधा सा कहना कि उनके गुर्गे असलहे के बल पे वहां पे दबंगई दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि रेप की घटनाएं को भी अंजाम दिया और दूसरे जमीनों पे कब्जे करने की भी बात निकल के आ रही थी। इसी के मद्देनजर आज लगभग 10 सदस्यीय एक टीम गई थी पुलिस की, जहाँ पे उनके साथ झड़प हुई है पुलिस की टीम द्वारा और वहाँ के टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि महिला आयोग भी वहाँ पे मौजूद था और महिला आयोग की टीम भी गई है। महिला आयोग की टीम और पुलिस की टीम ने जो जांच की, ये जरूर है कि उन्हें
धमकाने की बातें जो अभी तक निकल के आ रही है, लेकिन जो प्राइम टीवी के सूत्रों के अनुसार जो खबर निकल के आ रही है, उनका ये कहना है आयोग का कि अभी तक कोई रेप की घटना की पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की बातें सुनने में आ रही है या फिर महिलाओं के ऊपर एक तरह से जोर जबरदस्ती की बातें आ रही, कारण कि शेख शाहजहां अभी तक भी फरार है और लेकिन उसकी गुंडई या उसके टीएमसी के गुंडे वहां पे अभी भी अपना शासन चला रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा कि शेख पर लगातार महिलाएं लामबंद हैं, इनके खिलाफ हमलावर हैं। शेख का टीएमसी में रसूख क्या है, और उसके बाद अब जब महिलाएं लगातार लामबंद नजर आ रही हैं, ऐसे में बंगाल पुलिस और साथ ही साथ बंगाल की सरकार क्या कुछ कदम उठाती हुई नजर आ रही है? अजय, आपको बता दें कि शेख शाहजहां जो खासकर ईडी और सीबीआई के मामलों को लेकर अभी एक उस पर कार्रवाई हो रही थी, जिसके मद्देनजर ईडी के कुछ अधिकारी को उसने पिटाई भी करवा दिया था। उसके बाद शेख शाहजहां पे शिकंजा कसने की कोशिश की गई। आपको बता दें पिछले दिनों राज्यपाल ने खुद शेख शाहजहां को खोजने के लिए और आसपास के खास करके बॉर्डर जो पश्चिम बंगाल के जो सटे बांग्लादेश, उसको भी सील करवा दिया गया और शेख शाहजहां की खोज की जा रही थी। शेख शाहजहां एक बड़ा फंडर है टीएमसी का, जैसा कि माना जा रहा था कि और राशन घोटाले में उसका सीधा कहना है तो उसे टीएमसी और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट पहुंचा है। इसके मद्देनजर 2024 का जो रण शुरू हो गया तो सरकार विपक्ष में भी जो लोग बैठे वो कहीं न कहीं आप मुद्दे तलाशते हो और बड़े पैमाने पे घेरने की कोशिश हो। तो शेख शाहजहां उनका एक हथियार भी है, जहाँ से वो टीएमसी को घेरने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि शेख शाहजहां अभी फरारी पे, लेकिन उसके असानी गुंडे जो उनका शेख शाहजहां का मेन काम था वो जमीनों पे कब्जा करना और जिसकी बदौलत वो अपने शासन और बाकी चीजों की सहायता लेते थे, तो वो कहीं न कहीं टीएमसी को भी एक घेरने की बड़ी कोशिश है। लेकिन जो अभी एक बड़ी खबर निकल के आई है, इसी झड़प में पुलिस और कार्यकर्ताओं की झड़प में जो पश्चिम बंगाल इकाई के सुकांतु मजबूदार है, वो लाठीचार्ज में घायल हो गए। वो पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुई, जैसा कि सूत्रों के अनुसार खबर आ रही, और ये गिर गए, उनको दूसरी जगह एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन ये झड़प की खबरें अभी भी लगातार बनी हुई है और काफी माहौल वहां टेंशनाइज है। जी अजय, आपने जैसा कि बताया कि राज्य महिला आयोग की टीम मौके पर मौजूद है, उनकी ओर से क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि शेख जब फरार चल रहा है, ऐसे में पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या कुछ दबिश दे रही, क्या कुछ एक्शन लिया गया है? आपको बता दें कि पिछले दिनों राज्यपाल ने खुद इसे संज्ञान लिया था, जैसा कि उन्हें एक सूत्रों के अनुसार खबर मिल रही होगी, और जैसा कि पिछले काफी दिनों से वो तलाशी अभियान जारी शेख शाहजहां को, लेकिन शेख शाहजहां का अभी पता नहीं चला है। उन्हें यह डर है कि कहीं हीला हवाली का फायदा उठा के जो बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है पश्चिम बंगाल से, हो सकता है वो बांग्लादेश जा सकता था। इसके मद्देनजर तो सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे काफी कड़ी कर दी गई, सीमाओं की चौकसी बढ़ा दी गई कि इससे ना जा सके, और उसको सर्विलांस के जरिए भी तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस असफल रही। इसी के मद्देनजर राज्यपाल ने वहाँ के बड़े पुलिस के आला अधिकारियों, ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय, आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर। उधर राज्यसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव को एक और बड़ा झटका लगाया। अपना दल कमेरावादी के नेता और सपा विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं देने की बात कही। इससे पहले मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफे का पत्र अखिलेश यादव को भेजा था। पल्लवी ने कहा कि जिस पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात अखिलेश यादव करते हैं, वो राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन में कहीं नजर नहीं आया। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने एक ड्रामा इसे करार दिया है। कहा कि असली इस्तीफा तो तब माना जाएगा जब स्वामी प्रसाद विधान परिषद की मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे देंगे। ये अपने आप में देखिए बड़ी खबर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में फूट लगातार नजर आ रही है। पहले जयंत चौधरी का किनारा, उसके बाद स्वामी प्रसाद का इस्तीफा, अब पल्लवी पटेल पार्टी में रहते हुए अखिलेश यादव के खिलाफ बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि जो अखिलेश यादव गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और विधानसभा तक में पीडीए की चर्चा करते हैं, राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन में उस पीडीए का कहीं भी ख्याल नहीं रखा गया। आपको बता दें कि हाल ही में समाजवादी पार्टी ने 3 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, जिसके बाद कल तीनों मेंबर्स ने राज्यसभा के लिए
नामांकन दाखिल कर दिया था। ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें पल्लवी पटेल अपने ही पार्टी के नेता मुखिया अखिलेश यादव पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संपादकीय सलाहकार संजय राजन जी मौजूद हैं। संजय जी, पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के खिलाफ बगावती सुर अपनाती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष भी हैं, जाहिर सी बात है वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। अपना दल जब टूट हुआ था तो अनुप्रिया पटेल दोनों ने अलग अलग दल बना करके अपनी अलग अलग सियासत करने का काम किया था। कमेरावादी जो अपना दल है वो समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर के जिस तरह से एक अलगाव और विरोध का स्वर देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो है, उन्होंने साफ किया है कि ये घर का मामला है और इसे सुलझा लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने पल्लवी पटेल को ये भी सुझाव दिया है कि उनको चाहिए अगर कुछ बात रखनी है तो वो पार्टी फोरम पर रख सकती है, लेकिन फिलहाल पल्लवी पटेल इस बात पर आमादा है। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के मतदान नहीं करेंगी, क्योंकि इसमें पीडीए फार्मूला का कहीं से भी अनुपालन नहीं किया गया है। उनकी ये मांग है कि जब पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं या समाजवादी पार्टी करती है तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इन तीनों को ही प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए था, लेकिन जया बच्चन, लालजी सुमन और आलोक रंजन जो पूर्व नौकरशाह, इन तीनों को प्रत्याशी बना करके ये फार्मूला निश्चित तौर पर समाप्त करने का काम समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी की इस नीति से वो इत्तेफाक नहीं रखती हैं। तो फिलहाल नाराजगी है और देखने वाली बात ये होती है कि अखिलेश यादव किस तरह से पल्लवी पटेल को अपने पक्ष में कर पाते हैं, लेकिन अभी बगावती तेवर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला भी बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिए हैं, बल्कि इस पद से इस्तीफा दिए हैं, राष्ट्रीय महासचिव के। हालांकि राम गोविंद चौधरी जो पिछले विधान विरोधी दल की भूमिका निभा चुके हैं, उन्होंने एक पत्र भी अखिलेश यादव को लिख करके साफ किया है, चूंकि पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कर रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों के संघर्षशील नेता हैं, लिहाजा पार्टी में यही होगा कि इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाए। अखिलेश यादव का जो बयान आया उसमें ऐसा लगता नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी और पल्लवी पटेल की जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा आपसे थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने बयान भी दे दिया है। जी देखिए, नाराजगी है यकीनन, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश कह रहे हैं कि भाई घर की बात है, निपटा लेंगे, सुलझा लेंगे, लेकिन घर की बात जब सार्वजनिक मंच पर इस तरीके से सामने आने लगे तो वो घर की नहीं रह जाती है। क्या पल्लवी पटेल अब क्या समाजवादी पार्टी से वो भी इस्तीफा दे सकते हैं स्वामी प्रसाद के बाद? देखिए, फिलहाल जो पल्लवी पटेल का रुख है वो निश्चित तौर पर एक बगावती तेवर वाला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने तमाम खबरिया चैनलों से बातचीत में ये साफ कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के जो पीडीए फार्मूला है उसका पालन नहीं करने से बिल्कुल नाराज हैं, और ऐसे में उन्होंने ये है कि वो वोटिंग तो करेंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तीनों, उनके पक्ष में वो मतदान नहीं करेंगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी को लगातार झटका लग रहा है। एक तरफ जयंत चौधरी उनको छोड़कर जा चुके हैं, अब अपना दल कमेरावादी भी अगर उनसे अलग हो जाती है, जो पटेल और कुर्मियों में अच्छा खासा पकड़ रखने वाली पार्टी है, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। हालांकि देखना होगा, अखिलेश यादव के चेहरे पर कोई फिक्र नहीं है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये परिवार का मामला है, हम इसको निपटा लेंगे। क्या निपटा पाते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल तो ये कहा ही जाएगा निश्चित तौर पर कि पल्लवी पटेल के तेवर काफी तीखे हैं और साफ तौर पर वो बगावती तेवर में नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय जी इस खबर पर जानकारी के लिए। यूपी में राज्यसभा के लिए होने वाले चुनाव के लिए भाजपा के सभी 7 उम्मीदवारों ने बुधवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विधान भवन के कक्ष संख्या 48 में नामांकन दाखिल किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य और यूपीए सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में आए आरपीएस सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। इसके साथ ही भाजपा के आगरा के पूर्व महापौर नवीन जैन, गाजीपुर सदर की पूर्व विधायक संगीता बलवंत, बिंद, मुगल सराय से पूर्व विधायक साधना सिंह और मथुरा के पूर्व सांसद तेजवीर सिंह को भी कैंडिडेट राज्यसभा का बनाया गया है। तो देखिए, 7
राज्यसभा उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर दिया है। बीजेपी के ये 7 कैंडिडेट्स हैं। 10 सीटें उत्तर प्रदेश से खाली हो रही हैं, जिनमें 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हाल ही में बीजेपी ने किया था और इसके अलावा 3 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया और साथ ही साथ दोनों ही पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर दिया है। राज्यसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। उससे पहले समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने नामों का ऐलान किया और ऐलान के बाद अब कैंडिडेट्स देखिए नामांकन दाखिल करते हुए। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ब्रजेश पाठक मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 7 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। इसके बाद नामांकन दाखिल करने के बाद फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया कैंडिडेट्स का और देखिए फोटो भी खिंचाते हुए नजर आए। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये राज्यसभा की बारी तो नामांकन जो है वो जारी है। भाजपा के 7 प्रत्याशियों ने इसी के तहत पर्चा दाखिल किया है। इनमें 4 पिछड़ों को मौका दिया गया है। ये देखिए जाति का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है। जाति और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखते हुए ये जो राज्यसभा कैंडिडेट्स के नाम हैं वो चुने गए हैं और चुनाव के बाद आज उन 7 ने नामांकन दाखिल किया है। ये बड़ी खबर आपको बतला रहे हैं प्राइम टीवी के जरिए। प्राइम टीवी की स्क्रीन पर भाजपा के 7 कैंडिडेट्स ने पर्चा दाखिल कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में। साथ में ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और नामांकन दाखिल करने के बाद देखिए तमाम जो चेहरे हैं वो विक्ट्री का साइन दिखाते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 7 चेहरे जो हैं बीजेपी ने ऐलान किया था और उस ऐलान के बाद आज उन 7 ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले कल समाजवादी पार्टी ने अपने घोषित 3 उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करवाया था, जिसमें अखिलेश यादव की अगुवाई में तीनों चेहरों ने नामांकन दाखिल किया था और वहीं आज बीजेपी ने नामांकन दाखिल करवाया उन 7 कैंडिडेट्स का। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं अप्रैल के पहले हफ्ते में और उससे पहले ज़रूरी है कि उन 56 सीटों पर उम्मीदवारों को भरा जाए, उन सीटों को भरा जाए और इसीलिए देखिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में 7 पर बीजेपी के कैंडिडेट्स ने नामांकन दाखिल कर दिया है और ये जो चुनाव होने हैं वो 27 फरवरी को होंगे और उससे पहले आज बीजेपी के कैंडिडेट्स नामांकन दाखिल करते हुए। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई